मैंने आपको कल की क्लास में भी थोड़ी बहुत बातें बताई थी। क्या ISFR ये जो रिपोर्ट है ना, वन रिपोर्ट है, ये आता कितने साल में है? हर 2 साल में। कितने साल में आएगा ये? 2 साल में। 2 साल में जो रिपोर्ट आता है ये हमेशा कैसे याद रखोगे? ये हमेशा ऑड ईयर में आ रहा है। 2019 के बाद 2021, 21 के बाद 2023। अच्छा, जब इसमें नाम लिखा है ISFR 2023, तो 23 का रिपोर्ट ये प्रस्तुत कब होना था? जनवरी 2024 में। चलो डिले होकर के फरवरी में होता है ना, मार्च में होता, लेकिन ये डिले होते होते प्रस्तुत हुआ सीधे दिसंबर 2024 में। कब आया? दिसंबर 2024 में। लगभग 2025 लगने वाला था। तो ये रिपोर्ट जो है ये कौन सा रिपोर्ट है? 2023 का रिपोर्ट। और प्रस्तुत कब हुआ? हमारे 2024 दिसंबर में हुआ है। क्लियर है बात? ठीक है। अभी कौन सा वर्ष चल रहा है हमारा? 2025। तो वास्तव में आने वाला है क्या? ISFR 2025। तो 2025 का तो रिपोर्ट अब आने ही वाला है सर, और अगर सब ठीक रहा तो जनवरी 2026 में आ जाएगा वो। तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में कौन सा डेटा पूछा जाएगा? यदि आ गया तो ISFR 2025 पूछेगा। क्या पूछेगा? ISFR 2025। लेकिन प्री के एग्जाम से पहले या गणेश ठंडा चालू हो गया क्या भाई? सोच बस। अच्छा, एकादशी वाला अलग अलग चल रही है। अच्छा, तो हाँ भाई, क्या बोल रहा था मैं कि ISFR 2023 इस साल आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि प्री एग्जाम से पहले ISFR 2025 नहीं आया तब भी यही आपके काम आने वाला है, और यदि आ भी गया तो भी ये काम आएगा। कैसे काम आएगा वो लास्ट पेज तक आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर हम लोग केवल डेटा नहीं बल्कि जो है इसके साथ साथ में कुछ विशेष बातों को भी देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? चलो फैक्ट्स पर अब हाईलाइट करना चालू कर देते हैं। रिपोर्ट जारी कौन करता है भाई हमारे लिए? तो ये रिपोर्ट जारी करता है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, और इसके अधीन कौन सा संस्थान भाई? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो डिपार्टमेंट है वो है कहां पर भाई? हेड ऑफिस कहां पर है? देहरादून। कहां पर है भाई? देहरादून। तो ये जारी कौन करता है? देखो, कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपके बुक में एज इट इज लिखा हुआ है। कॉपी पेन बंद करके सिर्फ और सिर्फ यहां पर ध्यान से सुनो, ठीक है? और थोड़ा कंजस्टेड बैठे भी हो, लिखते बनेगा भी नहीं। कल से फिर से क्लास वहीं लगेगी। आज मुझे ये बताना है करके यहाँ पर मैं बुला लिया हूं आप लोग को, ठीक है? पेन चलाने की जरूरत नहीं, खाली बुद्धि चलाओ, ठीक? सब कुछ बुक में लिखा हुआ है। एक सरसरी निगाह चाहो तो बुक को देख ले रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं जो बुक में नहीं है। तो घर जाकर के उसको इत्मीनान से नोट करते जाना, ठीक है? चलो देखो यहाँ पर, तो कौन सा मंत्रालय? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय। और विभाग जो संस्थान का क्या नाम है भाई हमारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हमारे देहरादून में। कहां पर है भाई? देहरादून में। ठीक है बात? चलो अगली बात हम लोग देखते हैं, मुख्यालय। अच्छा देखो, दिया हुआ है देहरादून, उत्तराखंड, ठीक है? कब ये जो प्रारंभ कब हुआ था ISFR रिपोर्ट जारी करना? 1987। कब प्रारंभ किया गया भाई? 1987। और ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है, हर 2 साल में आना है, जो थोड़ी देर पहले मैं आप लोग को समझा रहा था, ठीक है? ये कौन सा संस्करण है हमारा? तो 18वां। ISFR 18th है जो 2023 का रिपोर्ट है। आया कब है ये? दिसंबर 2024 में। वैसे तो पूछा नहीं गया आज तक कभी, लेकिन फिर भी याद रखना कि इसको प्रस्तुत करने वाले मंत्री जी कौन थे हमारे? श्री भूपेंद्र यादव जी। कौन थे भाई? भूपेंद्र यादव जी। ठीक है बात? यादव जी का नाम याद रखना। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यदि हम लोग देखते हैं हमारे सेंसस रिपोर्ट के अनुसार, सेंसस 2011 ही है हमारे पास अब तक, इसके आगे का तो आया नहीं है। और उसके अनुसार भारत का क्षेत्रफल कितना है बताओ तो? 3287 ओए 263। क्या जो लिखा है उसी देख के रट दोगे क्या? जो याद है वो तो बोलो। सेंसस चैप्टर 1 में क्या पढ़ाया था मैं? कितना है हमारा क्षेत्रफल? 3287,263। बताया था कि नहीं बताया था ऐसा? हाँ कि ना? तो अभी इसको देख के कहा है अपनी बात पलट रहे हो? अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? भारत का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल 3287,463।
69, 3287,469, ये ध्यान रखो, ये हो गया क्या 469, और यहां पर हम लोग क्या पढ़ते थे भाई 263। याद रखना यहां पर जो है बताया गया कि हम जो है क्या है भाई, अब पहले की बात अलग थी, अभी हम सैटेलाइट के थ्रू जो है क्या करते हैं भाई, ISFR रिपोर्ट तैयार करते हैं, बहुत पहले से करते चले आए हैं, और इसके माध्यम से भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में तटीय लंबाई में भी हम लोग परिवर्तन देखे थे। बोलो हाँ कि ना, तटीय लंबाई देखे थे ना, तो तटीय लंबाई अब कितना हो गया है 11,000, आगे 11,098.89, पहले कितना हुआ करता था 715 के आसपास, अब जो है हम लोग 7,516। यहां पर देखो वो 7,000 में हुआ करता था, सीधा पहुंच गया कहां 11,000। इसमें यह बताया गया कि हम लद्दाख के उस क्षेत्र को भी शामिल करते हैं जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। ये सीधे सीधे अब हम लोग जो है केवल मैप में दिखा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे हमारे रिपोर्ट में भी शामिल कर रहे हैं। समझ में आ रही बात, हाँ कि ना। यहां पर हमने बहुत कुछ जो है वहां से शामिल किया हुआ है, इसलिए दोनों डेटा में अंतर आ रहा है। सेंसस रिपोर्ट के अनुसार आपको पूछे भारत का क्षेत्रफल कितना, क्या बताओगे 32,87,263, लेकिन ISFR में हमारे टोटल जो हमारा क्षेत्र कितना लिया जाता है भाई 32,87,469, और बाकी डेटा हमको पहले से याद है भाई कि विश्व में हमारा स्थान कितना है 7th रैंक पर है हम लोग, और कितना परसेंट कवर किए हुए हैं 2.4%। कितना परसेंट भाई 2.4%, याद है सभी को। चलो भाई अगली बात देखते हैं हम लोग, विश्व में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की स्थान क्या है 10th, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा स्थान क्या है 7, और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या स्थान है भाई 10वां स्थान है, वन क्षेत्रफल से 10वां। अच्छा, वनों में वृद्धि के स्थान पर हम लोग देखेंगे तो हम लोग किसमें है भाई 3rd रैंक पर। हमारे यहाँ पर वनों में वृद्धि पूरे विश्व में, देखो जिस समय हमको समझ में आने लग गया कि भाई जलवायु परिवर्तन हो रहा है और उसका कारण क्या है डिफॉरेस्टेशन, तो पूरे विश्व में फिर अब ये तय कर लिया गया कि किसी प्रकार हमको जो है पूरे के पूरे विश्व में 33% कम से कम क्या रखना पड़ेगा, वन जो है वो रखने पड़ेंगे, जंगल बना करके रखना पड़ेगा। क्योंकि 18वीं सदी और 19वीं सदी की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं 19वीं सदी में भर भर के इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया गया, औद्योगिकीकरण को, और उद्योग बनाने के लिए, रेलवे के विकास के लिए हम लोगों ने खूब जंगल काटे। हमें तात्कालिक जो रिजल्ट होता है ना वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और इसलिए हम लोगों ने औद्योगिकीकरण के लिए वन तो खूब काट लिए। जैसे जैसे फिर ओजोन परत में छेद हमको दिखने लग गया, समझ में आ गया, हमको जो है क्या है भाई पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तब अकल ठिकाने आई, और फिर हम लोग फिर बैठक किए, कई प्रकार के बैठक जो आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ते हो, पेरिस समझौता, या फिर आप देखते हो रियो डियो जेनेरियो सम्मेलन, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ऐसे कई टाइप के, उसके बारे में आज चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, इन्वायरमेंट में आप लोग करते हो चर्चा। तो ये सब चर्चा, ये सब के सब बल देने लगे किस पर, अलग अलग हम लोग कॉप भी होने लग गया कि ओजोन परत का जो क्षरण है उसको रोकना है, ठीक है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसके बारे में विचार करना है, ठीक है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसको कम करना है। सबका उत्तर कहीं ना कहीं आकर के एक जगह मिलता है। आप देखो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसको रोकने के लिए आप एक लाइन जरूर बोलते हो, क्या, वनीकरण, वृक्षारोपण, हाँ कि ना। कुछ भी चीज हो रहा है हम लोग क्या बोलते हैं भाई वृक्ष लगाने हैं, जंगल बढ़ाना है, केवल यही बात है। और वही फिर जो है अब हम लोग हर साल जो है ये मेजर करते रहते हैं कि भाई कौन ज्यादा आगे है। तो हम लोग जो है वन क्षेत्रफल के वृद्धि में, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है भाई 10, लेकिन वृद्धि में हम लोग कौन से स्थान पर है भाई 3rd, तीसरे स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि तो भैया टॉप पर है ना, वनों की वृद्धि में 3rd है, जनसंख्या में हम लोग 1st है, और वनों में हम लोग 10th है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग 7th रैंक पर। कितना परसेंट विश्व का 2.4, और जनसंख्या कितना रखे हुए हैं बताओ तो, पॉपुलेशन कितना रखे हुए हैं हम लोग, अगर 2011 के अनुसार ही बात करें तो 17.5%,
अगर 121 करोड़ वाला लेकर के चलते हैं तो, लेकिन अभी पता है हमको कि अभी अब लगभग 142 करोड़ हो गए हम लोग। तो जनसंख्या कितना, 17.5 पहले स्थान पर। अब पहला ही मान लेते हैं, इसके अनुसार देखोगे सेकंड कहलाएंगे, लेकिन जनसंख्या में पहला। और क्षेत्रफल कितना, 7वां 2.4 के साथ। वनों का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास में, लगभग 2%। कितना प्रतिशत, 2%। कौन सा रैंक, 10। और वनों में वृद्धि 3rd। तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे हैं, इसकी बात नहीं है, बाकी लोग पीछे हैं। मुद्दा यह है बाकी लोग उतना भी नहीं कर पा रहे हैं जितना भारत कर रहा है। क्लियर है बात। इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए वास्तव में हमें कुछ शब्दों को जानना बहुत जरूरी है, कुछ शब्दावली को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए कुछ शब्दावली को जानते हैं हम लोग, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को। सबसे पहली बात आती है क्या, वन आवरण किसे कहते हैं। देखो, जब भी हम लोग ISFR रिपोर्ट पढ़ते हैं, हमारे पास में क्या है, 3 शब्दों को लेकर के थोड़ा सा दिक्कत जो है स्टूडेंट्स को रहता है, और ये तीनों शब्दों को ध्यान से सुन लो और समझ लो, उसके बाद यहां पर पढ़ लेंगे। अच्छा, विजिबल है कि नहीं है ये बताओ, वाइट ज्यादा ठीक है क्या। एक होता है हमारे पास में वन आवरण, फॉरेस्ट कवर, और एक होता है हमारे पास में वृक्ष आवरण। क्या देखेंगे हम लोग, वृक्ष आवरण, ट्री कवर। और इन दोनों को मिला करके हम लोग बोलेंगे क्या, हमारा वन क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे, इन दोनों को मिला करके हम लोग वन क्षेत्रफल बोलेंगे, हमारा फॉरेस्ट एरिया कहेंगे। ठीक है बात। फॉरेस्ट एरिया, वन क्षेत्रफल के अंतर्गत हमारा वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों आ जाएगा। अब इस बात को समझते हैं, वन आवरण क्या है, या जिसको साधारण शब्द में हम लोग वन या जंगल कह देते हैं। जंगल हम लोग किसको बोलेंगे, वन हम लोग किसको कहेंगे, कि अगर किसी क्षेत्र विशेष में मिनिमम एरिया कितना, मिनिमम एरिया इसमें हम लोग रख लेते हैं लगभग 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर, कम से कम 0.5 हेक्टेयर क्षेत्र में यदि ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से अधिक हो, तब वो कहलाता है क्या, वृक्ष आवरण। ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए, 10% से अधिक, 10% से अधिक। अब ये ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, ये मैं हटा देता हूं, ध्यान से हम लोग समझेंगे। ट्री कैनोपी डेंसिटी, यहां पर ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर आप जमीन पे खड़े होकर के ऊपर वृक्ष की तरफ देखोगे तो कुछ ऐसा नजारा आपको दिखाई देगा। यहां पर गौर करेंगे कि यहां पर हमारे पास में कुछ ग्रीनरी है, और ये कुछ हमारे पास में क्या है, ये इतनी ग्रीनरी है, बीच में फिर नीला आकाश है, हाँ कि ना। ये कहलाता है ट्री कैनोपी डेंसिटी, वृक्ष छत्र घनत्व। क्या कहलाता है ये, वृक्ष छत्र घनत्व। और वृक्ष छत्र घनत्व ये जो है होना चाहिए 10% से अधिक। किससे अधिक भाई, 10% से अधिक। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो मुझे लगता है तो भैया 80% कवर है यहां पर। इस डायग्राम की ट्री कैनोपी डेंसिटी हमको कितना दिखाई देगा, मतलब नीला आसमान को छोड़ करके हरियाली वाला क्षेत्र लगभग 80% नहीं दिख जा रहा है जी। और इसमें तो उससे भी ज्यादा है, इसमें तो 95, 96, 97% शायद, हाँ कि ना। तो ये इसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा। दोनों में से किसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी ज्यादा बताओ, दूसरे वाले की। इसकी जो है ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है, इसकी जो है क्या है भाई, अधिक, सॉरी इसकी क्या है भाई हमारे पास में कम, और इसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या है भाई, अधिक। क्या ट्री कैनोपी डेंसिटी समझ में आ रहा है हमको, बोलो हाँ कि ना। वैसे इसको ऊपर आसमान से भी देख करके समझते हैं, आजकल तो ड्रोन वगैरह है, सब है, इसलिए कि ऊपर से नीचे देखने पर नीचे आपको पूरी हरियाली दूर दूर तक अगर वृक्ष वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, नीचे जमीन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब वहां पर कैनोपी क्या है, ट्री का, वृक्ष का छत्र क्या है, वो मुकुट जिसमें शाखाएं और क्या हो भाई, पत्तियां। तो शाखाओं और पत्तियों से ढका हुआ ही पूरा क्षेत्र दिख रहा है, मतलब वो 100% ट्री कैनोपी डेंसिटी वाला दिख रहा है हमको। लेकिन कहीं कहीं पर हमको दिखाई देगा कि हाँ भाई नीचे कुछ पथरीली भूमि वगैरह भी दिख रही है, तब उसकी ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होती है भाई, कम।
तो भाई कितना आसान यहां पर बता दिया गया, यदि वहां पर 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाला हो और वहां की ट्री कैनोपी डेंसिटी या वृक्ष छत्र घनत्व कितना हो, 10% से अधिक हो, तब क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तब हम लोग उसको कहेंगे ये जो है वन आवरण। क्या बोलेंगे उसको? वन आवरण। क्लियर है बात? हाँ कि ना? इसमें वन आवरण जैसे ही हमने कह दिया तो ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी जमीन हो कि निजी जमीन हो, किसी संस्था का हो, किसी का भी हो, या सरकार ने कोई वृक्षारोपण कराया है या किसी निजी व्यक्ति ने वृक्षारोपण कराया है, कोई भी करवाया हो। मतलब अगर कोई किसान वो जो है आम का पेड़ लगा के रखा है अपने 10 हेक्टेयर क्षेत्र में, 5 हेक्टेयर क्षेत्र में या 1 हेक्टेयर क्षेत्र में, 1 हेक्टेयर क्षेत्र में वो आम के घने पूरा क्या है भाई, वो जंगल लगा करके रखा हुआ है, तब भी वो वन में शामिल हो जाएगा। वो जमीन सरकारी है क्या? नहीं। वो प्राकृतिक रूप से बना जंगल है क्या? नहीं। वो मानवकृत है, खेत है एक प्रकार से, उसके लिए आम का खेती कर रहा है वो, तब भी वो क्या कहलाएगा? वन कहलाएगा। क्योंकि वन की परिभाषा में हम डिफाइन करते हैं केवल इतनी बात कि 0.5 हेक्टेयर जमीन और ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना भाई? 10% से अधिक। क्लियर है बात? बाकी फिर उसमें निजी हो, सामुदायिक हो, संस्थागत हो, चाहे हमारा सरकारी क्यों ना हो, सब के सब इसमें शामिल होते हैं। वृक्षारोपण वाले क्षेत्र भी इसमें शामिल होते हैं। अब वृक्षारोपण यदि सड़क के किनारे किया गया लाइन से एक लंबी, तब वो शामिल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी जो है क्या है भाई? कम हो जाएगा। क्लियर है बात? बोलो हाँ कि ना? चलो, तो ये तो हो गया क्या हमारे पास में वन आवरण। क्या वन आवरण हमें समझ में आया? अब इसी में यदि ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से कम हो जाए तब वो कहलाता है क्या? वृक्ष आवरण। तब वो क्या कहलाएगा? वृक्ष आवरण। वन आवरण जहां पर ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा हो, और बाकी क्या कहलाएगा भाई? वृक्ष आवरण। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि इस पृथ्वी में, अब चलो हमारे भारत देश में ही केवल जंगल है उन्हीं का काउंट करें। भाई आरकेसी कॉलेज, यहां पर आरकेसी में जो स्कूल है हमारा, यहां बगल में देखोगे कितना बढ़िया जो हरियाली वाला क्षेत्र है, लेकिन कम कम क्षेत्र में बढ़िया वृक्ष लगे हुए हैं। आप जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ के आए हो वहां पर भी चारों तरफ बाउंड्री में बड़े बड़े पेड़ रहे होंगे। यही हमारे रविशंकर यूनिवर्सिटी में आप देखोगे वृक्ष, इस क्षेत्र का तापमान ही कम हो जाता है इन पेड़ पौधों के कारण। हाँ कि ना? तो ऐसे पेड़ पौधों को भी तो हमको शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और इनको हम जंगल के तौर पर नहीं बल्कि किस तौर पर करेंगे? वृक्ष आवरण के तौर पर। किसके तौर पर? वृक्ष आवरण के तौर पर। नदियों के किनारे हम लोग वृक्षारोपण कर देते हैं, सड़क किनारे वृक्षारोपण करते हैं। कई बार जो है क्या है भाई, गांव गांव में, शहर शहर में जो है वृक्षारोपण अभियान चलता है। हाँ कि ना? या आईपीएल वाले भी तो लगा देते हैं क्या हर एक डॉट बॉल पे? तो वो सब क्या हो जाता है अगर लगाते होंगे तो। इस साल किधर लगाए कुछ पता चला? छोड़ो, अब तो बेचारों नुकसान भी हो गया है ना? ऑनलाइन वाला सट्टा वट्टा सब बंद करवा दिया गवर्नमेंट भी, तो हाँ सब बर्बाद हो गए बेचारे। खैर, ये सब के सब शामिल किसमें हो जाएंगे भाई? हमारे वृक्ष आवरण में। किसमें शामिल होंगे? वृक्ष आवरण में। वृक्ष आवरण में शामिल हो जाएंगे। ठीक है बात? इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहां पर? हमारे वृक्ष आवरण, या अब हम देखते हैं वन आवरण के कुछ और भी क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बोला कि जो वनस्पति जगत है, क्या हमारा वनस्पति जगत को हम एक तो जलवायु के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग। किसके आधार पर भाई? जलवायु। तो जलवायु के आधार पर हमने सदाबहार, पर्णपाती, मैंग्रोव वगैरह ये सब कह दिया था। अब हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं इसको क्या? वनावरण को उसके ट्री कैनोपी डेंसिटी के आधार पर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अत्यंत सघन वन, वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्या देख रहे हैं हम लोग भाई अभी? वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंतर्गत क्या जाएगा हमारे पास में? जहां पर जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 100% से 70% तक हो। ट्री कैनोपी डेंसिटी कितना हो भाई? 100 से 70% तक। तो क्या कहलाएगा हमारा? अत्यंत सघन वन। क्या कहलाएगा? अत्यंत सघन वन। ठीक। दूसरा हम लोग देखते हैं क्या हमारा? डेंस फॉरेस्ट, सामान्य सघन वन। और इसमें ट्री कैनोपी डेंसिटी फिर इससे 30 का रेंज बना लेंगे। 70% से क्या हो जाएगा हमारा? 40% तक। तब क्या कहा जाएगा ये भाई? हमारा सघन वन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है बात? चलो, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हमारा? ओपन फॉरेस्ट, खुले वन। और इसमें हम लोग देखते हैं ओपन फॉरेस्ट के अंतर्गत 40% से लेकर के 10% तक को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? खुले वन कहेंगे, ओपन फॉरेस्ट कहेंगे। क्लियर है बात?
क्या जाएगा हमारे पास में, ये देखो यहां 70% तक, यहां 40 से 70 और यहां 10% से 40%। 10% से कम जहां पर हुआ तब उसी को हम लोग फिर वो वृक्ष आवरण वाला या फिर कह देते हैं क्या, खुली झाड़ियां, स्क्रब्स। क्या बोल देते हैं इसको भाई हम लोग, स्क्रब कहेंगे, झाड़ीदार वन कहेंगे। ठीक है, चलो इसको इन चित्रों से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम लोग जंगल, वन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में वैसे इस प्रकार के घने क्षेत्र आते हैं। ये घने क्षेत्र जो है क्या है हमारे पास में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा वेरी डेंस फॉरेस्ट। देखो यहां पर कोई जमीन वमीन दिखेगा ही नहीं कहीं से कहीं तक आपको, हाँ कि ना। लेकिन दूसरे बार आप देखो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या डेंस फॉरेस्ट, सामान्य डेंस फॉरेस्ट हम लोग बोलेंगे, ये क्या है भाई, यहां पर आपको थोड़े बहुत देखो यहां पर जमीन दिखाई दे रहा है। ये कितना परसेंट है भाई हमारा, 70 से 40 तक। कितना, 70 से 40। और उसके बाद फिर इस प्रकार के जंगल, ये छत्तीसगढ़ में बहुत आयत में है हमारे पास में, हाँ कि ना। ये ऐसे सड़क किनारों में पूरे दिख रहे होते हैं ना, जैसे ही आप मतलब शहर से थोड़ा भी दूर चले जाओ आपको सब तरफ दिखेगा। ये रायगढ़, कोरबा या ऊपर पूरा सरगुजा संभाग या नीचे पूरा क्या है भाई धमतरी से आगे बढ़ोगे तो कांकेर वाले क्षेत्र में चारामा वगैरह जाओगे, उधर पहुंच जाओगे पूरा यही सब दिखना चालू हो जाएगा। खैर उसके बाद तो सघन वन भी चालू हो जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ। लेकिन ये जो है आपको दिखलाई पड़ेगा, ये क्या हमारा खुले वन, ओपन फॉरेस्ट दिखता है ऐसे। और फिर यहां पर देखोगे आप ये स्क्रब वाले क्षेत्र, झाड़ियां, ये आप चंबल के क्षेत्र में देख सकते हो, राजस्थान के क्षेत्र में देख सकते हो, हमारे छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जगह पर ये सब आप देख सकते हो, हाँ कि ना। इधर महासमुंद तरफ बढ़ोगे तो इधर में आपको दिखना चालू होगा वो सरायपाली की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो कुल मिलाकर के ये सारे उदाहरण हम लोग देख पाते हैं। क्या क्या हमने वन बोल दिया भाई, 4 प्रकार बोलो जल्दी से। 100 से 70, 70 से 40, 40 से 10 और 10% से भी कम है ट्री कैनोपी डेंसिटी। तो समझ में आ रही बात। तो खेल ट्री कैनोपी डेंसिटी का है, 10% से ऊपर कहलाएगा क्या, वन। और उसी को, उन वनों को हमने 3 प्रकार से बांट दिया है। क्लियर है बात। चलिए तो वनों के बाद में अब हम इसमें ये पूछना था, जैसे अपन 100 से 70 का है तो वो किससे तुलना करेंगे 100%? क्या जगह से करेंगे, जैसे कि पिछले बार अपन किए थे, पिछली बार हम क्या किए, 0.5% से उसमें अपन तुलना किए थे, 10% अधिक होना चाहिए। तो इसमें कैसे पता करेंगे कि ये 70 से 40% मतलब 100%? इसलिए ही मैंने इससे पहले ट्री कैनोपी डेंसिटी शब्द को समझाया। ये किसका परसेंटेज है, ये किसका परसेंटेज है, ये है हमारे ट्री कैनोपी डेंसिटी। और ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है, ट्री कैनोपी डेंसिटी क्या होता है कि आप जब कुछ जंगल वगैरह है वहां पर जाकर के आप वृक्षों के नीचे खड़े होकर के जब खुले आसमान को देखते हो तो कितना प्रतिशत आकाश आपको दिखाई देता है, कितने प्रतिशत हरियाली आपको दिखाई देती है, या तो आपको आसमान दिखाई ही नहीं देता। इसका मतलब क्या है, 100% ट्री कैनोपी डेंसिटी। यदि आपको 30% तक आकाश दिखाई दे रहा है मतलब 70% है क्या, ट्री कैनोपी डेंसिटी। किसका परसेंटेज देख रहे हैं आप, समझ में आया। ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं है, ये क्या है हमारा ट्री कैनोपी डेंसिटी का अध्ययन है। तो वृक्ष छत्र घनत्व, तो यहां पर देखो सघन घनत्व है 70% या उससे अधिक, उससे अधिक में कहा 100% तक चले जाएंगे हम, ठीक है बात। तो ट्री कैनोपी डेंसिटी होना चाहिए 100 से 70। यहां पर हम लोग फिर से देखेंगे सघन वन में 70 से 40, फिर हम लोग देखेंगे खुले वन में ओपन फॉरेस्ट में 40 से 10 और उससे नीचे फिर आ जाएगा क्या, हमारी झाड़ियां। क्लियर है बात, ठीक है। चलो तो इसके बाद अगला बिंदु आ जाता है क्या हमारे पास में, वृक्ष आवरण। क्या जाएगा हमारा, वृक्ष आवरण। क्या लिखा हुआ है यहां पर देखो, वृक्ष आच्छादन भूमि के उस कुल क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वृक्षों द्वारा आच्छादित है, भले ही ये वन पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हो या नहीं हो। फिर से वही, निजी भूमि में या सरकारी भूमि में, किसी संस्थागत भूमि में, किसी समुदाय द्वारा ये निजी तरीके से लगाया गया हो या फिर प्राकृतिक तरीके से वहां पर मौजूद हो। ट्री कैनोपी डेंसिटी उनकी क्या हो गई भाई, 10% से कम, वो वन के अंतर्गत शामिल नहीं है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल नहीं है, तब वो क्या कहला जाएंगे, हमारे वृक्ष आवरण। क्या कहलाएंगे वो, वृक्ष आवरण कहलाएंगे। क्लियर है बात। इसके बाद आ जाता है क्या हमारे पास में वृक्ष, यहां पर सॉरी ये वन क्षेत्रफल लिखना चाहिए, यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, वन क्षेत्रफल।
वन क्षेत्रफल, क्या देखेंगे इसको, वन क्षेत्रफल। और वन क्षेत्रफल फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत क्या कहा जाएगा हमारा, कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण, जो स्टार्टिंग में लिख करके बताया था आप लोग को। तो तीन शब्द है हमारे पास में, एक क्या है हमारे पास, वन आवरण, दूसरा वृक्ष आवरण और तीसरा है वन क्षेत्रफल। तीनों बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बता दो जल्दी से। तो अब आपको जो है आसानी होने वाली है। अब हम लोग थोड़े डेटा की ओर चले जाएंगे। एक और शब्द है वैसे इससे संबंधित, वो भी क्लियर कर लेते हैं। एक शब्द है हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। क्या शब्द बोला हमने भाई, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। देखो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया समझ लेते हैं पहले। अभी अभी हमने देखा कि हमारे पास में या तो है फॉरेस्ट कवर, ये रहा हमारा फॉरेस्ट कवर, या तो है हमारे पास में ट्री कवर, वन आवरण या फिर वृक्ष आवरण। दो बातें हैं, हाँ कि ना। और हमने कहा कि इन दोनों के योग से, इन दोनों को जोड़ करके हम लोग बना लेते हैं क्या, वन क्षेत्रफल, फॉरेस्ट एरिया। बोलो हाँ कि ना। फॉरेस्ट एरिया में क्या शामिल है, तो फॉरेस्ट एरिया में कोई भी प्राइवेट लैंड है वो भी शामिल है, गवर्नमेंट वाला भी शामिल है, किसी कम्युनिटी का शामिल है, किसी भी प्रकार की संस्था, किसी सबकी जमीन जो है इसमें शामिल है। ठीक है बात। चलो अभी जो है हम लोग देखते हैं एक और नया शब्द मैं कह रहा हूं, जिसको हम कहते हैं क्या, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, RFA, अधिसूचित वन क्षेत्रफल। और उसमें क्या शामिल होता है, उसमें ये पार्ट शामिल हो जाता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब ये क्या है सर, तो ध्यान से समझिएगा। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अधिसूचित वन क्षेत्र, इसमें नाम में ही जैसा शामिल है, ये उन क्षेत्रों को शामिल करेगा जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में शामिल है। किसमें शामिल है, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में शामिल है। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में क्या क्या शामिल हो सकता है, तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में देखो फॉरेस्ट कवर में हमने बोला था कि इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, तो इसके अंतर्गत निजी भी है और प्लस साथ ही साथ में क्या क्या भी है इसके साथ में भाई, सरकारी भी है। तो सरकारी जमीन वाला किसके अंतर्गत आ गया, रिकॉर्डेड। वृक्षारोपण के लिए भी हमने बोला था कि सरकारी जमीन वाला भी हो सकता है और साथ ही साथ में क्या हो सकता है भाई, निजी वाला भी हो सकता है। तो देखो निजी वाले इसमें से क्या हो जाएंगे भाई, कट गए। निजी वाले क्या हो जाएंगे, इसमें से कट जाएंगे। और आप ये भी चीज गौर करो कि मैंने वो क्षेत्र बनाए जो वहां जहां पर वास्तव में वन है ही नहीं, इसमें वो भी क्षेत्र शामिल है जहां पर वृक्ष नहीं है, वन नहीं है। ये क्या बोल रहे हो सर, हाँ बिल्कुल। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सन 1970 से अगर लिखा हुआ है कि यहां पर जंगल है, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। भले ही आज वहां के जंगल को काट के मैदान बना करके, फिर मैदान के बाद में वहां आपके गांव का भाटापारा बन गया है। आप देखोगे कई बार जो है लड़ाई हो जाती है सरकार और लोगों के बीच। सरकार बोलती है जमीन खाली करो, वहां पर हमको कलेक्ट्रेट परिसर बनाना है। लोग बोलते हैं हम यहाँ पर 2 पीढ़ी से रह रहे हैं। अरे 2 पीढ़ी कैसे, 1970 में हमारे दादाजी आकर के यहाँ बसे थे। अरे यहाँ तो रिकॉर्ड में जंगल दिख रहा है, कागज में क्या दिख रहा है, वो पटवारी कागज में क्या है, वो जंगल। लेकिन वहां पर लोग बाग आकर के बस, ऐसा केस आप लोग जरूर सुने होंगे, हाँ गे ना। सरकारी कागज में वो क्या लिखाया हुआ है भाई, जंगल लिखा हुआ है या मैदान लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर लोग बाग जा करके बस गए, एक बड़ी बस्ती बन गई है। और अगर हमें वोट चाहिए तो हम उसको रिकॉर्ड में चढ़ा, इसको बेजा कब्जा बोलते हैं ना, उसका पट्टा मिलेगा क्या लोगों को, नहीं मिला। पहले सरपंच ने ही बसा दिया धीरे धीरे से, समझ में आ रही बात। अरे हर सरपंच के अंदर थोड़ी थोड़ी ममता बनर्जी मौजूद है, तो वो तो भाई बांग्लादेश से ले आती है ना यहाँ, तो थोड़े थोड़े से क्या है भाई सरपंच, और फिर उसके बाद अगर उनकी संख्या बढ़ गई तो एमएलए का भी ध्यान वहां पर चला जाता है। अब भाई अगर वहां पर 100 लोगों का 200 लोगों की पूरी बस्ती बन गई है, उसको हटाना उतना उचित है क्या, लोगों के नजरिए से भी देखोगे तो ज्यादा उचित बात नहीं है। या तो जब वो बस रहे तभी बता दो कि नहीं भाई जहां बसाहट है उस क्षेत्र में आ जाओ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हम किसी न किसी जमीन पर तो काबिज होंगे ना, तो वो हम लोग कब्जा किसको किए हुए हैं, वास्तव में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया को। इसलिए हमारा ये डायग्राम आप देखो, एक तो है फॉरेस्ट कवर,
व्हाइट वाला सर्कल एक है ट्री कवर। लेकिन आप देखो जहां पर ना जंगल है ना ही वन क्या है भाई वृक्षारोपण है, उस क्षेत्र को भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बोले। मतलब इसमें शामिल क्या है, जहां वास्तव में एक भी पेड़ नहीं है वो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो सकता है। बोलो समझ में आई बात, हाँ कि ना। एक दूसरा, अगर वो निजी स्वामित्व का जमीन है तब वो शामिल नहीं होगा। लेकिन सरकारी कोई जगह है, सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है या अन्य प्रकार के नर्सरी वगैरह है जैसे भी, तो वो सब के सब क्या है, सरकारी कागज में लिखे हुए क्षेत्र हैं। अब वहां पर वन हो चाहे वो 10% ट्री कैनोपी डेंसिटी से कम वाले खाली वृक्षों के पैच हो, तब भी वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तब आप फॉरेस्ट जंगल की परिभाषा मत ढूंढना, रिकॉर्डेड है मतलब है। यदि कहीं पर क्या है भाई वन आवरण है, अब मैंने वन आवरण में यह भी उदाहरण दे दिया था कि कोई किसान यदि पूरे 5 एकड़ खेत में पूरा क्या लगा दिया, आम लगा दिया या अन्य प्रकार के कोई वृक्ष लगा, किसी का नारियल का ही बगीचा है एकदम बड़ा सा, प्राइवेट यदि वो है, तो क्या वो सरकारी कागज में अधिसूचित होगा, नहीं। तो प्राइवेट वाले जंगल बाहर, सरकारी वाले जंगल अंदर। तो सरकारी फॉरेस्ट कवर, सरकारी ट्री कवर और सरकारी ऐसे जमीन जहां कागज में क्या हो भाई, अधिसूचित जंगल हो, भले ही प्रैक्टिकली वहां पर एक भी पेड़ ना हो, तब वो क्या कहलाएगा, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। आ रही बात समझ में। जैसे अब समझो इस चीज को, मान लेते हैं हमारे पास में एक गांव है, ठीक है, हम पहुंच गए सीधे कोंडा गांव। कहां पहुंच गए, कोंडा गांव पहुंच गए। और वहां पर आजादी से पहले से ये देखो, जैसे ये पूरा क्षेत्र है और इसमें मान लेते हैं कि 90% एरिया क्या हो गया हमारा, 90% एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। और वास्तव में यहां पर 90% एरिया ही टोटल हमारा फॉरेस्ट एरिया भी है, वन क्षेत्रफल भी है इस क्षेत्र में। क्लियर है बात। वास्तव में 90% जंगल है ही, और सरकारी कागज में भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया भी 90% है। बाकी 10% में कौन रह रहा है भाई, तो बाकी 10% में लोग बाग जो है यहां पर निवास कर रहे हैं, मनुष्य जाति निवास कर रही है। क्लियर है बात। 1970 से अब आ गया 2020, पीढ़ी दर पीढ़ी वंश आगे बढ़ेगा, जनसंख्या आगे बढ़ेगी, बोलो हाँ कि ना। अब उस क्षेत्र में लोग बाग मान लेते हैं कि पहले 100 लोग थे, अब वहां पर रहने लग गए हैं 500 लोग। कितने लोग भाई, 500 लोग रहने लग गए। अचानक किसी दिन सरकार पहुंच गई 2020 में, 2015 में, कभी भी सरकार पहुंची, सरकारी अधिकारी पहुंचे और बोले अच्छा यहां घर बना के रहो, कागज दिखाओ। बोले कागज, वो क्या होता है भाई, ये आदिकाल से हमारे पूर्वजों की पुरखा की जमीन रही है। तो बोले नहीं, ये भारत सरकार की जमीन है, सरकार हमसे परमिशन लेने ही नहीं आया। कब बना सरकार, 1947। अब मेरे बाप दादा रह रहे कब, 1500 से। तुम हमसे पूछने आए थे ना, हमसे मुगलों ने पूछा ना, अंग्रेजों ने पूछा ना, तेरी सरकार ने पूछा। तो ये जमीन मेरी है, मेरी रहेगी। उनका भी कहना सही है, बोलो हाँ कि ना। भाई किसी पर्वतीय क्षेत्र में कोई जनजाति बहुल क्षेत्र जो है, वहां पर हमारे आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं, उनको पूछ करके सरकार बन रही है क्या? तो उनको कैसे पता चलेगा कि सरकार से मुझे कागज लेने जाना पड़ेगा, चलो दिल्ली, चलो रायपुर? ये हो पाएगा क्या? देखो कई बार ये पट्टा अधिकार को लेकर आंदोलन चला है, रायपुर में लोग बाग आए, उसका कारण भी समझ लो साथ साथ। भाई सरकार को जाकर के उनको पट्टा देना है ना, वो थोड़ी सरकार के पास आएंगे, अच्छा तुम्हारी सरकार बन गई क्या, फिर अच्छा अंग्रेज चल दिए क्या, मैं भी आऊं क्या फिर? अरे राजा महाराजा के द्वारा दिए गए क्षेत्र ज्यादा ज्यादा लोग जानेंगे मानेंगे किसको, उस क्षेत्र के राजा को। वो भी क्यों? अगर उस राजा ने उनके क्षेत्र की किसी युद्ध में रक्षा की है तो, कि हमारे राजा हमारे जंगल की रक्षा करते हैं, बोलो हाँ कि ना। ये लोग कंफ्यूज, ये लोग हमसे जमीन मांग रहे हैं, पट्टा मांग रहे हैं, और दूसरा इसको फिर किसी और को बेच देंगे बोलेंगे, बोलो हाँ कि ना। और किसी क्यों बोल रहा हूं मैं, अदाड़ी भी बोल दो तो ही चलेगा। तो देखो तो नहीं, इस बात पे मुखर होने में कोई हर्ज नहीं है। असम का पूरा पूरा एक जिला जब अदाड़ी के नाम अचानक कर दिया जाता है तब ठीक है। अब देखो कोंडा गांव की बात चल रही है, 10% एरिया में लोग रह रहे थे, पहले वहां पर 100 लोग थे, अब 500 लोग हो गए हैं। अब सरकार दबाव में आ गई, हाँ भाई ये तो आदिवासी भाई लोग के साथ में क्या हो जाएगा, अत्याचार। तब सरकार एक अच्छा कदम उठाती है,
और उसी को बोलते हैं क्या, पट्टाधिकार बांटना। सरकार ने क्या किया, बोले कि यहां पर का चलो आज के बाद से इसका नया रूल बना देते हैं कि जितने 500 लोग यहां रह रहे हैं सबको मिलेगा क्या, यहां जमीन का पट्टा। मतलब कि अब लोगों के निजी स्वामित्व का जमीन बढ़ गया। क्या जमीन बढ़ गया भाई, निजी। अब समझाने के लिए मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि निजी जमीन यहां पर मान लेते हैं हो गया हमारा 20%। कितना परसेंट हो गया भाई, 20%। और अब यहां पर फॉरेस्ट वन जो है कितने वन कितने बच गए हैं, तो भैया पेड़ पौधे काटे नहीं, वन तो 90% ही है। लोग बाग जहां पर पेड़ नहीं थे वहीं वहीं बसे हैं, पेड़ काट के नहीं बस रहे हैं। लेकिन समझिएगा, बिना पेड़ काटे 90% एरिया वही है, लोग बाग 10% में ही रह रहे हैं। लेकिन जब उनके पट्टा की बात आई, उनको निजी जमीन घोषित किया गया, निजी जमीन इसमें से हो गया है 20%। तो अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना बचेगा हमारे पास में, अब हमारे पास रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बचेगा 80%। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितना बचा हमारा, पहले रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 90% था और 10% में लोग बाग रह रहे हैं। अब सरकार के मुताबिक 20% में लोग बाग रह रहे हैं और 80% सरकार की जमीन है। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में क्या हो गई भाई, कमी आ गई। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कमी आ गई, लेकिन वास्तव में वहां पर पूरे पेड़ काट दिए गए क्या, नहीं। वहां के जंगल हटा दिए गए क्या, नहीं। उन वृक्षों के साथ ही वहां पर जनजाति बहुल क्षेत्र में लोग बाग रह रहे हैं, आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं। सरकार के कागज से वो क्षेत्र चले गए तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कमी आ गई, लेकिन वृक्षों में कमी आई है क्या, जंगल में कमी आई है क्या, नहीं। समझे बात को। तो जिस प्रकार रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जहां पर पेड़ नहीं है वो भी शामिल होता है, उसी प्रकार यदि किसी कारणवश हम देख रहे हैं कि कोई वन है और वो सरकारी से अचानक निजी बन जाता है, तब भी वो क्या है भाई, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से माइनस कर दिया जाता है। हाँ कि ना। अभी असम का एक बहुत बड़ा भूभाग अदाड़ी भैया को जब दे दिया गया, तो जब तक कि वो सरकारी जमीन थी तब तक वो किस में शामिल था, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में शामिल था। अभी मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं कितना परसेंट एरिया, कितना बड़ा एरिया उनको दिया गया है, लेकिन जितना भी एरिया दिया गया है अब वो निजी स्वामित्व का जमीन हुआ, तो क्या अब वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में शामिल होगा, नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 4 प्रकार के डेटा रहेंगे। अब एक टोटल फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया में क्या क्या शामिल हो जाएगा हमारा, एक तो फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर, बोलो हाँ गे ना। और इन सब से अलग एक और डेटा होगा जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अधिसूचित वन क्षेत्र। अधिसूचित वन क्षेत्र अर्थात सरकार के कागज में जो जंगल है, वास्तव में जंगल हो चाहे ना हो, क्लियर है बात। और सरकारी कागज में जो जंगल है उसमें प्राइवेट वाले जो जंगल है वो शामिल नहीं होते। क्या ये चारों शब्द हमें क्लियर है, बोल दो हाँ कि ना। अगर ये क्लियर है तो फिर आपको ये पढ़ने में कोई कठिनाई होने वाली ही नहीं है। चलो देखो, तो फोटो खींचना नहीं बोल पाया था ना मैं, छोड़ो। अभी लेखित वन क्षेत्र, अधिसूचित वन क्षेत्र, इसमें क्या क्या शामिल है, तो देखो क्या लिखा है, सरकारी अधिनियम या नियम द्वारा वन के रूप में अधिसूचित। पढ़िएगा डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, जो मैं अभी बताया वही चीज है, पढ़ के देख लो एक बार जल्दी से। आरएफए में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल हो सकते हैं जिन्हें राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज किया गया है। राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में किसी राज्य अधिनियम या स्थानीय कानून के तहत गठित किया गया है, चाहे उसमें वनावरण वृक्षावरण हो अथवा न हो, किसमें, राजस्व रिकॉर्ड में। और वही राजस्व रिकॉर्ड यदि वहां के लोगों को पट्टा दे दिया, मतलब वो राजस्व रिकॉर्ड से क्या हो जाएगा, गायब, निजी स्वामित्व वाला हो जाएगा, तब वो आरएफए नहीं रहेगा। आरएफए में 10% से कम वृक्ष घनत्व वाले खाली क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे निम्नलिखित भूमि, आर्द्र भूमि, नदी, मैंग्रोव वगैरह वगैरह सब, ग्लेशियर का क्षेत्र, अल्पाइन है, चारागाह है, रेगिस्तान है, सब शामिल हो सकता है। पेड़ हो चाहे मत हो, सब कुछ शामिल हो सकते हैं। अगला क्या लिखा है भाई,
आरएफए के बाहर क्षेत्र में 0.5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के पेड़ व पैच शामिल है, जिसमें 10% और उससे अधिक वृक्ष घनत्व घनत्व है, परंतु सरकारी अधिनियम या नियम द्वारा वन के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। मतलब कि आरएफए में क्या शामिल होता है और नहीं होता है वो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। बोला है ऐसे क्षेत्रों में निजी और सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण, सड़क, रेल और नहर के किनारे वृक्षारोपण, रबर, चाय, कॉफी के बागान आदि शामिल हैं। ठीक है बात। तो अगर वो निजी क्षेत्र है ऐसे सब, तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया नहीं कहलाएंगे। जबकि अगर वहां पर पेड़ हो भी ना, रेगिस्तान, तो भी आरएफए है, ग्लेशियर तब भी आरएफए है। क्लियर है बात? चलिए भाई, आरएफए के अंतर्गत, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत ही हर राज्य के द्वारा अपने हिसाब से आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन बताए जाते हैं। ये राज्य के द्वारा अलग अलग बताए जाते हैं और इसीलिए इसका डेटा आप छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अलग से पढ़ना। जब भी आप छत्तीसगढ़ में वनों का अध्ययन करते हो तो वहां पर आप अवश्य ही चंद्रकांत सर के साथ पढ़ते होगे आरक्षित वन कितना है, संरक्षित वन कितना है, अवर्गीकृत वन कितना है। ये भारत के रिस्पेक्ट में इसका डेटा हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि ये डेटा कहां से दिया जाएगा, हमारे राज्य सरकारों के द्वारा, अलग अलग अधिनियमों नियमों के द्वारा। क्या बोला गया, आरएफए में भारतीय वन अधिनियम 1927 या संबंधित राज्य वन अधिनियमों के तहत अधिसूचित निम्नलिखित वन क्षेत्र शामिल होते हैं। तो अगर हम लोग कह रहे हैं आरक्षित वन, तो उसमें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया शामिल है। आरक्षित वन में संरक्षित या अवर्गीकृत में, कहने का मतलब वहां जंगल हो चाहे ना हो, जंगल हो चाहे ना हो। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कई बार जो हमारे अभ्यारण्य वगैरह हैं उनके बीच में भी लोगों की बसाहट हमको देखने को मिलती है। गांव वगैरह रहते हैं, गांव है मतलब वो जंगल तो, लेकिन रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। क्या है वो? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। इसमें सब आप लोग पढ़े होंगे ना, आरक्षित वन है मतलब वहां पर लोगों की एंट्री बिल्कुल नहीं है, संरक्षित है मतलब कि क्या भाई कुछ आउटर रेंज में है और क्या कर सकते हैं, वहां के मूल निवासी वहां से वनोपज ले सकते हैं, सूखी लकड़ियां, फल फूल इत्यादि सब ले सकते हैं। फिर आ जाता है क्या, अवर्गीकृत वन, जहां पर लोग बाग जो है आना जाना करते रहते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई, उसके बाद आ जाता है क्या, हमारा आरएफए वाले शीर्ष राज्य ने एक डेटा पढ़ लेते हैं। इस साल इस आईएसएफआर 2023 के अनुसार रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा कहां है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो सब आसपास वाले हो गए। क्या फिर से बोलो तो कहां कहां पर है, बोलो तो हमारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। हाँ गे ना? ठीक है बात। तो ये याद रखेंगे हम लोग, आरएफए में शीर्ष राज्य कौन कौन से, बोलो तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रख पाओगे क्या? फिर से बोलो, आरएफए वाले शीर्ष राज्य, शाबाश भाई। फिर चलिए अगले की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब पूरे डेटा हम लोग जल्दी जल्दी से देखते जाएंगे। ये बातें आप लोगों को समझनी बहुत जरूरी थी। भारत का कुल वन क्षेत्रफल कितना है, ये डेटा याद रखेंगे। ये अब यहां से एक एक डेटा परसेंटेज और ये याद करना। मैं बहुत ज्यादा फोर्सफुली आपको आज याद नहीं कराऊंगा, मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा था। ये डेटा आपके पास में रहे, उसको इत्मीनान से आपको पढ़ना है। भारत का कुल वन क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, बता दो जल्दी से। 6827357 27,300 और परसेंटेज में 25.17। कितना है? मतलब वो जो समझौता है हमारा 33% तक वन होना चाहिए पूरे पृथ्वी में सब तरफ। उसके लिए क्या चाहिए, सब देश में 33% वन होना चाहिए। उस तक हम लोग पहुंचे नहीं है। 33 की ओर बढ़ रहे, हर साल बढ़ रहा है। अच्छी बात ये हर साल बढ़ रहा है। अभी कहां तक पहुंच चुके हम लोग, 25.17। ठीक है बात। चलो इसमें कितनी वृद्धि हुई भाई, 1441। सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है, कितने की वृद्धि हुई। डायरेक्ट वन लीनियर क्वेश्चन आएगा। आईएसएफआर 2023 के तहत कितनी वृद्धि हुई, वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, क्या बोलोगे? 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
चलिए भाई, तो यहां से इसको दो पार्ट में हम लोग देखते हैं। हमको पता है एक वन आवरण और दूसरा क्या है भाई, वृक्ष आवरण। वन आवरण कितना है हमारा 7 1 5 3 4 3 और वृक्ष आवरण कितना है 1 1 2 0 1 4। परसेंटेज में 21.76 और 3.41। उन दोनों को जोड़ोगे तो इतना ही आ जाएगा, देखो 25.17। हाँ कि ना, 6 और 1 7, 7 4 11 1 और फिर 3 और 1 4 और हासिल की 1 5 और फिर 2, तो आ गया ना 21.76 और 3.41 को जोड़ने से 25.17। यही समझे थे हम लोग कि हम वनावरण को और वृक्ष आवरण को जोड़ेंगे तो क्या आता है हमारा वन क्षेत्रफल। बोलो हाँ कि ना। तो ये डेटा याद रखेंगे। वृद्धि कितनी हुई है 156 वर्ग किलोमीटर और 1289, मतलब कि जंगल नहीं बढ़ रहे हैं हमारे, ये समस्या का विषय है। बढ़ना क्या चाहिए था वनावरण, लेकिन ज्यादा बढ़ा क्या है वृक्षावरण। बढ़ा क्या है वृक्षावरण। हमारे लिए उपयोगी क्या है ज्यादा वनावरण। वन आवरण को बढ़ना चाहिए था, खैर अच्छी बात है, वृक्ष आवरण का भी बढ़ना अच्छा है, लेकिन इसको ज्यादा बढ़ना चाहिए था। और टोटल हम लोग वृद्धि कितना देख लिए, इसलिए 1 4 4 5, इसको भी ऐड कर लेंगे 9 6 15 की 5 हासिल आई 1 8 5 13 और 1 14 की 4 हासिल आई 1 2 और 1 3 और 1 4 और फाइनली 1। तो दोनों को जोड़ने से इतना ही आ जा रहा है। तो बिल्कुल ध्यान रख पाएंगे क्या ये डेटा, बोलो हाँ कि ना। पहले तो परसेंटेज याद कर लो, वनावरण का परसेंटेज 21.76, वृक्ष आवरण का परसेंटेज, और इसलिए टोटल वन क्षेत्रफल कितना बोलेंगे हम लोग 25.17। क्लियर है बात। अब अगर बढ़िया वृद्धि हो रही है, ये खुशी की बात है कि हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, लेकिन चिंता का विषय ये है, चिंता का विषय ये है हमारे लिए, ये फॉरेस्ट कवर का मैप है 2023 जो सैटेलाइट से हम लोग गेन करते हैं, बोला था ना। आप गौर कर सकते हो कि पूरा यहां पर मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, या कहना चाहिए ये जो पूर्वोत्तर राज्यों में हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार है, केवल यहीं पर वन है। हिमालयीन क्षेत्र में वन दिख रहा है आपको, यहां पर हिमालयीन क्षेत्र में वन दिख रहा है और शिलांग के पठार में दिख रहा है, बोलो हाँ कि ना। ठीक उसी प्रकार यहां पर ये विंध्याचल सतपुड़ा रेंज, इसी में वन है। ये दंडकारण्य पठार में वन है, हमारे पूर्वाद्री के इन क्षेत्रों में वन है और हमारे सह्याद्री में वन है। कुल मिलाकर के ऐसे दुष्कर क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जहां का जंगल हम नहीं काट सके, केवल वहीं को बचाए हैं। हाँ कि ना। हिमालय बचा है, विंध्याचल सतपुड़ा बचा है, दंडकारण्य पठार क्षेत्र बचा है, उड़ीसा के पूर्वाद्री और ये सह्याद्री, इतना ही बस बचा है। बाकी पूरा मैदान सफाचट खाली। समझ में आ रही बात। तो चिंता का विषय ये है, जब कभी भी पूर्वोत्तर राज्यों में कोई, देखो अरुणाचल प्रदेश का डेंसिटी देखो वृक्ष का, और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहां है, हिमाचल प्रदेश, क्योंकि फॉरेस्ट डेंसिटी यहां पर सबसे ज्यादा। इस डायग्राम से आपको बहुत कुछ चीज क्लियर हो रहा होगा, बोलो हाँ कि ना। दिख रही चीजें, केवल और केवल पर्वतों का हमने छोड़ा, मैदान हमने साफ कर। आपको पता है किसी जमाने में तमिलनाडु का ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्षेत्र सदाबहार वन हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन सदाबहार वन से मिल ही क्या जाता है। कितने सालों से एक पेड़ खड़ा है तो खड़ा है, काटो, हर साल वहां पर खेती करो, कितना प्रॉफिट होगा, काट दिए। समझ में आ रही बात। तो जंगल कहां के बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ जहां हमारी औकात नहीं है काटने की, जहां हमारे बड़े मशीन पहुंच नहीं पा रहे हैं, वरना पूरा भारत हमने बढ़िया से खाली कर दिया है। और पूरे विश्व का यही हाल है, लगभग पूरे विश्व का यही हाल है। समझ में आ रही बात। और इसके बाद फिर हम अपने आप को सलाह देते रहते हैं कि भाई विकास के लिए खनिज तो चाहिए होगा ना, तो खनिज के लिए क्या चाहिए होगा, हमको क्या करना पड़ेगा भाई, खुदाई तो करनी पड़ेगी, और खुदाई से पहले क्या करना पड़ेगा, जंगल तो काटने पड़ेंगे। विचार करें, अच्छी बात है, लेकिन ये भी विचार कर लो, खेत बनाने के लिए पहले ही निपटा चुके हैं बाकी जगह को, हागे ना। ठीक है, तो ये चिंता का विषय है। भारत में चिंता का विषय क्या समझ में आ गया,
जिस दिन हम लोग को समझ में आने लग जाए या हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े ना, पहाड़ के ऊपर भी ऐसा एक मस्त रोलर चला करके पूरे जंगल काट सकते हैं, हम काट देंगे। उस समय भी हम अपने आप को तर्क दे देंगे कि वो काटना क्यों जरूरी है। नहीं काटे बिना कैसे काम चल सकता है, हम उस पर बात ही नहीं करते। हम किस पर बात करते हैं? काटना क्यों जरूरी है। क्लियर है बात? ये इमेज मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई, वन क्षेत्रफल अर्थात कुल वन एवं वृक्ष आवरण में राज्यों की स्थिति, जो हमारे एग्जाम में आने वाला दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है क्या? कंपैरिजन चार्ट आता है। कितना परसेंट हो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रम याद करना है। किसका क्रम? सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कुल वन क्षेत्रफल का। कुल वन क्षेत्रफल में क्या क्या शामिल है? क्षेत्रफल के आधार पर क्या क्या बोलेंगे हम लोग? पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा और चौथा छत्तीसगढ़। क्या क्या देखा हमने भाई? क्षेत्रफल के आधार पर कौन कौन है? फिर से रिपीट करोगे? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। याद है आप लोग को मैं सेंसस रिपोर्ट को बनाना सिखाया था पहले चैप्टर में, मैप बना करके। अब आप लोग की जिम्मेदारी समझ लो, IASFR पूरा याद करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे हम लोग राज्यों के क्रम को पढ़ते थे ना, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र पढ़ते थे ऐसा। फिर तीसरे नंबर पे आ जाता था बिहार, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे पे आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल में हम लोग पढ़ते थे पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश, पांचवा गुजरात। याद आ रहा है कुछ ऐसा? वैसे ही यहां पर भी आपको मैप में बनाना होगा, ठीक है। क्या बनाएंगे हम लोग? पहले में कौन है बोलो तो? दूसरे में कौन है? तीसरा, चौथा, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं प्रतिशत के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर अलग, कि भाई मध्य प्रदेश तो बड़ा राज्य है ही, तो वहां पर तो क्षेत्रफल में ज्यादा होगा ही। अब अरुणाचल प्रदेश तो इतना छोटा है, तो क्षेत्रफल से वो लड़ाई कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन उसके क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में, प्रतिशत का मतलब समझ गया ना, उस राज्य के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन है, तब हम देखते हैं कि कौन आगे आ जाता है भाई प्रतिशत के आधार पर? लक्षद्वीप। अब इसमें हम लोग शामिल कर चुके हैं यूटी को भी। फिर आ जाए क्या? मिजोरम। अगर राज्यों में पूछेगा तो पहला कौन आएगा? मिजोरम। क्या जाएगा? अरे राज्यों में पूछेगा तो किसको बोलेंगे हम लोग? अरे लक्षद्वीप तो यूटी हो गया ना। फिर उसके बाद में आ जाए क्या? अंडमान निकोबार। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास में? अच्छा, सर्वाधिक वृद्धि में अगर हम लोग देखें, मतलब कहां पर ज्यादा वन है वो नहीं, बल्कि इन 2 सालों में कहां ज्यादा वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा हुई है छत्तीसगढ़ में। कहां वृद्धि हुई है? छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। कितनी? 684 स्क्वायर किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग CGPSC की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? छत्तीसगढ़ में। दूसरा देखते हैं हम लोग कहां भाई? हमारा उत्तर प्रदेश। तीसरा उड़ीसा में। कहां पर भाई? उड़ीसा। और चौथा हम लोग देखेंगे कहां? राजस्थान में। और इनको देख करके तुम समझ जाओगे कि अवश्य ही यहां पर भले ही कुल वन क्षेत्र में भी आगे हैं, लेकिन वास्तव में वृद्धि हुई होगी कहां? वृक्ष आवरण में। किसमें वृद्धि हुई होगी? तो देखो कुल वन क्षेत्रफल हम पढ़ रहे हैं, वन क्षेत्रफल में वृद्धि कहां हुई है सबसे ज्यादा बोलो? छत्तीसगढ़। दूसरा, तीसरा और चौथा। चले भाई, कमी कहां हुई है ये भी पूछा जाता है, तो कमी हुई है कहां? मध्य प्रदेश में सबसे कमी हुई है, लेकिन फिर भी क्षेत्रफल के आधार पर सबसे आगे कौन है? और कमी कहां हुई है? मध्य प्रदेश। दूसरा, तीसरा, चौथा नागालैंड। ठीक है, ये कमी वाले क्षेत्र हो गए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कुल वन आवरण। वन और वृक्ष आवरण से वन क्षेत्रफल बना था, तो अब वन आवरण में क्षेत्रफल के आधार पर कौन आगे है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है बात। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? मिजोरम में। वन में वृद्धि कहां हुई है? मिजोरम में। और दूसरा गुजरात में। तीसरा उड़ीसा में। सर्वाधिक कमी कहां हुई है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना। ठीक है बात। वृक्ष आवरण का अध्ययन कर ले हम लोग, तो क्षेत्रफल के आधार पर वृक्ष आवरण में कौन आगे है? महाराष्ट्र। वन क्षेत्रफल और वन आवरण में कौन आगे था? मध्य प्रदेश। लेकिन वृक्ष आवरण में कौन आगे है? महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर आ गया, मतलब राजस्थान में जंगल नहीं है, लेकिन वृक्ष
पर्याप्त मात्रा में। राजस्थान मतलब केवल और केवल मरुस्थल नहीं समझना, ये हम लोग थार मरुस्थल को पढ़ते हुए भी समझे थे कि थार मरुस्थल थोड़ा है, बाकी तो पूर्वी बांगर का मैदान है राजस्थान। फिर तीसरा क्या आएगा भाई? उत्तर प्रदेश। क्या आ गया? उत्तर प्रदेश। चलिए प्रतिशत के आधार पर देखते हैं, तो पहला क्या आ गया, दूसरा क्या आ गया, और फिर केरल। तो राज्यों में कौन आगे है? केरल। ओए, राज्यों में कौन आगे है? केरल। ठीक है बात। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? ये हम लोग पहले भी इमेजिन कर चुके थे। कुल वन क्षेत्रफल में वृद्धि में छत्तीसगढ़, लेकिन वास्तव में वन आवरण नहीं, ज्यादा क्या बढ़ा है भाई? वृक्ष आवरण छत्तीसगढ़ में बढ़ा। दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तर प्रदेश। क्लियर है बात? हाँ कि ना? पहले बार पढ़ाई करते रहोगे, डेटा बहुत ज्यादा रटने मत बैठना, केवल छत्तीसगढ़ वाला ज्यादा याद कर लेना। कमी कहां पर हुई है? तो सबसे ज्यादा वृक्ष आवरण में कमी हुई है। कहां? कर्नाटक में। कमी कहां हुई है भाई? कर्नाटक में। ठीक है, चलो तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, राष्ट्रीय वन नीति 1952-1988, और इसके अनुसार होना क्या चाहिए भाई हमारे पास में? आदर्श वन प्रतिशत कितना होना चाहिए आपको पूछेगा, क्या बताओगे? कितना % होना चाहिए? 33% होना चाहिए। हमारा 33.3% वन जो भाग है वो होना चाहिए क्या? वन। अभी कितना % है बताओ तो? 25 दशमलव कितनी दूरी तक जाना है समझ रहे हो? और क्षेत्रफल के अनुसार परसेंटेज सोचोगे बहुत कम वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ठीक है बात? चलिए, राष्ट्रीय वन नीति में ये कहा गया है। इसी के तहत हम कुछ बातों को समझ लेते हैं कि हिमालय, दक्षिणी पठारी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों की कुल भूमि के 66% भाग में होना चाहिए क्या? वन। और मैदान के 25% में होना चाहिए वन। पहाड़ी क्षेत्र में होना चाहिए क्या? ज्यादा वन। ठीक है भाई? अभी 2023 ISFR के अनुसार यदि हम देखें तो भारत में कुल ऐसे 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 33% से अधिक क्या है भाई? वन है। वन आवरण 33% से अधिक कहां पर है भाई? 19 राज्यों। कितने राज्यों में? हाईलाइट करके रखना, कितने राज्यों में? 19 राज्यों में ये है। और 33% से अधिक, देखो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां 33 से भी कम है, उसको बढ़ाना है। 33% से अधिक है, उनको सेव करना है। लेकिन आपके एग्जाम में जो अलग से पूछा जाएगा कि कुल 8 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे जहां पर 75% से अधिक वन है। 75% से अधिक कहां कहां? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर। ठीक है बात? ये सब हो गए क्या हमारे पास? तो एक लाइन से याद अगर हम लोग करें तो देखो, अरुणाचल प्रदेश, नीचे नागालैंड, नीचे मणिपुर। मिजोरम में कमी आई है, छोड़ दिए उसको, बगल में आ गए कहां? सॉरी, मिजोरम को देखे, फिर उसके बाद कहां आ गए हम लोग? त्रिपुरा। किसको छोड़ना है हमको? असम को छोड़ना है भाई। किसको? एक को छोड़ना है वहां पर। 7 सिस्टर्स में से केवल कौन छूट रहा है देखो, तो पूरे बाकी 6 के नाम बोल दो जल्दी जल्दी। क्या क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। और इसके अलावा हमारे 2 यूनियन टेरिटरी, कौन कौन से? लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इन 8 क्षेत्रों में 75% से अधिक क्या है भाई? वन है। और भारत के कितने राज्यों में 33% से अधिक वन है? मतलब राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो होना चाहिए उससे ज्यादा कितने राज्यों में है? 19। लेकिन बाकी में इतना ज्यादा कम है कि टोटल 1% हमारा कहां तक गिर जाता है? 25.17। बोलो कितना गिर जाता है? 25.17। होना कितना चाहिए था? 8 राज्यों के नाम बताओ जहां पर 75% से अधिक है वन। असम को छोड़कर 7 सिस्टर प्लस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। बोल पाएंगे ऐसा? मैंग्रोव वन, आपको याद है मैंग्रोव वन? मैंग्रोव वन थोड़े दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे, कल की क्लास परसों क्लास में पढ़े थे। वो जड़ बाहर निकला रहता है वाला, हाँ कि ना? ये देखो, मैंग्रोव वन के बारे में मैंने आपको एक बात समझाया था कि पहले तो हमने खूब काट दिया, फिर होश आया, सुनामी वगैरह आया, तो फिर मैंने बोला अलग से चैप्टर जोड़ दिया हमने और उसको पढ़ते हैं। देखो मैंग्रोव वन का क्षेत्रफल कितना है बोल रहे हैं हम लोग? 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर, जो देश के कुल कितना क्षेत्रफल है भाई? 0.15%।
जो विश्व स्तर में मैंग्रोव वन का कितना हिस्सा भारत रखता है? भाई 3 अलग अलग डेटा याद करना पड़ गया यहाँ पर। विश्व में जितने भी मैंग्रोव हैं उसका 3% कहाँ है? भारत में। और भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट वो है? भौगोलिक क्षेत्र कितना परसेंट है? 0.15%। कितना क्षेत्रफल? 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर। 19 की तुलना में 21 में वृद्धि हुई थी, 64 स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुई थी 19 की तुलना में 21 में। लेकिन 21 की तुलना में 23 में अब फिर से कमी आ गई है। कितना कमी आया भाई? 7.43 स्क्वायर किलोमीटर। बहुत कम है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि कमी आई है, क्योंकि 19 की तुलना में 23 में वृद्धि हुई थी 64%। अब याद 64 स्क्वायर किलोमीटर। अब याद करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन यही चीज है जो 2025 का रिपोर्ट आएगा तो आपको गौर करना है। 25 की रिपोर्ट को पढ़ते वक्त आप क्या बोलोगे? वृद्धि हो या कमी हो आप बताओगे। 21 की तुलना में 23 में 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई थी, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार में वृद्धि हो जाए। क्लियर है बात? ठीक है। सबसे कमी कहां हुई है? ज्यादा सबसे कमी गुजरात में, 36 स्क्वायर किलोमीटर का कमी हो गया यार गुजरात में। ठीक है। और अंडमान निकोबार में कितनी कमी आ गई? 4.65। सबसे कम मैंग्रोव कहां है? बोलो जोर से। क्षेत्रफल भी छोटा ही सही है ना बेचारे का। ये मैंग्रोव वाला ये इमेज सब देखे थे हम लोग, ये सब कटीले कटीले क्षेत्र निकले थे, या तो फिर वहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या जड़ जो है काफी ऊपर से चालू हुआ रहता है ना। ये मैं आप लोग को भेजा हुआ था पहले भी, कुछ इस तरीके के चित्र आप लोग देखे थे। बोलो हाँ कि ना। ये जड़ कैसे बाहर से निकले रहते हैं, या फिर ऐसे नुकीले नुकीले क्षेत्र निकले रहते हैं, ऐसा देखे थे ना हम लोग। बोलो हाँ कि ना। ठीक है बात। चलो भाई, मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन के बारे में विशेष बात याद रखना, क्षेत्रफल के आधार पर कौन आगे है? पश्चिम बंगाल, दूसरा, तीसरा अंडमान निकोबार। ठीक है बात। अगर हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो कौन आगे है? पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा, अरे ये कॉपी पेस्ट गलत हो गया, तीसरे में क्या आ जाएगा हमारा? अंडमान निकोबार। बिल्कुल यहाँ पर नोट करेंगे, ये गलत हो गया, यहाँ पर काट देंगे इसको, गलती से सेम कॉपी पेस्ट हो गया। अंडमान एवं निकोबार। बोलो कितना परसेंट भाई? 12.19%। ठीक है। तो प्रतिशत के आधार पर फर्स्ट कौन है? पश्चिम बंगाल। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? अंडमान निकोबार। 12.19%। बोलो याद रख पाओगे? हाँ कि ना। चलो भाई, फिर सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है? सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है? हमने पढ़ा पीछे, गुजरात। सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है? ठीक है। सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई है? आंध्र प्रदेश। और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और तीसरे नंबर पर अरे कर्नाटक। तीसरे में क्या होना चाहिए था यहाँ पर? ये देखो फिर से गलती। तीसरे रैंक पर कौन आएगा भाई? कर्नाटक। नोट करेंगे कर्नाटक। कितना परसेंट? मात्र 2.5% नहीं जी, स्क्वायर किलोमीटर। 2.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो सर्वाधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा कहां है? पश्चिम बंगाल। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर भी पश्चिम बंगाल। ठीक है। अगर प्रतिशत और इसको दोनों को देखेंगे हम लोग तो तीनों ही सेम आ जाते हैं। क्लियर है बात? सबसे ज्यादा कमी कहां हुई है लेकिन? गुजरात में। ये हो गया मैंग्रोव के बारे में। कार्बन स्टॉक। जिस क्षेत्र में ज्यादा वन होंगे वही क्षेत्र कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर पाएगा भाई? एब्जॉर्ब कर पाएगा, अवशोषित कर पाएगा। हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता रहे, ऑक्सीजन हमें मिलता रहे। बोलो हाँ कि ना। क्लियर है बात? तो देखो, जब हम भी श्वसन की प्रक्रिया कर रहे हैं तो हम लोग 100% जो हवा अंदर लिए, अब उसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है। जितनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन होगी उतना ही अधिक क्या होगा भाई? हमारे श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का परसेंटेज बढ़ेगा। भाई हम लोग जितना खींचे पूरा ऑक्सीजन खींचे और कार्बन डाइऑक्साइड निकाले, ऐसा नहीं होता। हम सभी प्रकार के गैसेस लेते हैं और सभी प्रकार के गैस निकालते हैं। भाई ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं हम लोग। बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना। अगर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते तो हमारे फूंक मारने से आग बढ़ता नहीं, खत्म नहीं हो जाता जी। सोचे कभी ऐसा? या कभी कभी जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई? वो क्या प्रक्रिया बोलते हैं उसको? ऑक्सीजन देना, माउथ टू माउथ।
कुछ विशेष मेडिकल टर्म है ना उसका, CPR। तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड फूक रहे हो किसी के मुंह में, मर जाएगा ऐसी। हम रिलीज भी करते हैं क्या, ऑक्सीजन। क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और वैसे ग्रहण भी करते हैं सारे गैसेस, ठीक है। तो देखोगे यहां पर कार्बन स्टॉक बढ़ाना बहुत जरूरी, कार्बन सोखने की क्षमता हमारी होनी चाहिए ज्यादा। तो ISFR 2023 के अनुसार हमारे कार्बन सोखने की क्षमता कितनी है भाई, कार्बन स्टॉक कितना है हमारा, 7285.5 मिलियन टन, ठीक है बात। जो कि वृद्धि हुई है कितनी, 81.5 मिलियन टन की। कार्बन स्टॉक में कौन आगे है क्षेत्रफल के आधार पर, ये तो आप ऐसे अंधा गेस भी मार सकते, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि जनसंख्या वहीं कम है, जनघनत्व वहीं कम है और वृक्ष घनत्व वहीं ज्यादा है। दूसरा, तीसरा छत्तीसगढ़ है, वाह। क्या गया हमारा, चौथा बता दोगे क्या है हमारा, महाराष्ट्र। फिर से बोलोगे कौन कौन आ गया कार्बन स्टॉक में। अब इतना कार्बन स्टॉक छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, ये पढ़ने के बावजूद आप देखो रायपुर में 3 प्रकार के ऋतुएं होती हैं, गर्मी, ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। तो हमारे पास इतना कार्बन स्टॉक है, तब रायपुर में हम लोग ऐसा सरवाइव कर रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में कार्बन स्टॉक ऑब्वियस सी बात है, बस्तर और सरगुजा संभाग का ज्यादा होगा, रायपुर को तो नहीं काउंट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी पूरा एवरेज अगर हम देखें तो रायपुर में यह हाल है, तो और बाकी अन्य राज्यों का और बड़े शहरों का क्या हश्र हो रहा होगा, ये इमेजिन करके देख सकते हो आप, हाँ गे ना। चलो भाई, दूसरा हम लोग देखते हैं प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक में। अगर हम लोग देखें प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक, ये तो बड़े बड़े राज्य हैं तो फिर वहां पर ज्यादा तो है ही। तो क्या आ जाएगा भाई, फर्स्ट कौन है हमारा, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चलो याद रह जाएगा ऐसा। इसी प्रकार हम लोग जो है बांसवन, एक लास्ट चैप्टर हमारा होता है क्या, बांसवन हम पढ़ते। कुल बांस का क्षेत्रफल कितना है, बोलो कितना है भाई, 154,670 स्क्वायर किलोमीटर, 1,54,670 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है बात। और इसमें हम लोग देखते हैं क्या, ISFR 2021 की तुलना में अभी वृद्धि हुई, कितने परसेंट की वृद्धि, 3.5% की। कितनी वृद्धि, 3.5% की वृद्धि हम देख पा रहे हैं। और अगर क्षेत्रफल में देखें तो 5,227। ये सब अलग अलग स्टेटमेंट के तौर पर भी आपके एग्जाम में आते हैं। स्टेटमेंट के तौर पर किस प्रकार से रहेंगे, आपको दिया रहेगा कि भाई कार्बन स्टॉक में कमी या वृद्धि, बांसवन में कमी या वृद्धि, इस प्रकार से दिया रहेगा, आपको उसको देखना है। सर्वाधिक बांसवन कहां है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये लो भाई। सर्वाधिक वृद्धि कहां हुई है, अरुणाचल प्रदेश में। कितनी वृद्धि हुई है, 2,685 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक बांसवन कहां है, फिर से बता दो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये 6 राज्य क्रम से याद रखेंगे। बोलो फिर से, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ में बांसवन। तो डायरेक्ट CGPSC का क्वेश्चन बन जाएगा ये कि बांसवनों की वृद्धि में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, या 6वें रैंक पर कौन है, क्या बताओगे, छत्तीसगढ़। कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या था भाई, तीसरा, ठीक है। कमी किसमें हुई है, अच्छा वृद्धि के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक कमी कहां हुई है भाई, कर्नाटक में कमी देखने को मिलती है। वन अग्नि, एक विशेष बात याद रखना, ISFR 2023 में पहली बार ये चैप्टर जोड़ा गया है। कौन चैप्टर, और ये वन अग्नि हम लोग देखते हैं। वन अग्नि आप लोगों ने सुना होगा, जंगल में कई प्रकार से आग लग जाता है, प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से, प्राकृतिक कारणों से भी लग जाता है, हाँ कि ना भाई, प्राकृतिक कारणों से। और उसका बहुत ही दर्दनाक एक हमने देखा था हादसा ऑस्ट्रेलिया में, हाँ कि ना, कई लाख कई करोड़ जानवर वहां पर जो है जल गए थे, ठीक है बात। तो वन अग्नि के बारे में, भारत के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत अग्नि के खतरे से प्रभावित है, 35.46%, ठीक है। 2023-24 में सर्वाधिक वन अग्नि की घटना कहां कहां हुई है, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कहां कहां हुई भाई, उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में वन अग्नि घटना ज्यादा हुई है। जहां जहां छत्तीसगढ़ दिखाई दे दिया, आप उसको अलग से स्टार मार्क करके रखना, क्लियर है बात, ठीक है।
इसके बाद हम देखते हैं क्या, हमारा एक कंपैरिजन चार्ट हमको देखना है। मैंने बोला था आपको 2025 का डेटा अगर आ गया आपके प्री एग्जाम से पहले, तब आपको 2023 को जरूर याद करके रखना है। जैसे यहां पर 23 का 21 से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही तब हम लोग 25 का 23 से कंपेयर करेंगे। तो 23 का डेटा तो हमको याद होना चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, कुल वन आवरण कितना है, 7,15,343 क्षेत्र में, जबकि पहले कितना था, 21.71। अगर हम लोग देखेंगे वृक्ष आवरण, तो ये कितना था, परसेंटेज को ज्यादा गौर करो, 3.41। और अब कितना हो गया, पहले कितना था, 2.91। अब कितना हो गया, 3.41। और इस प्रकार हम लोग कुल वन आवरण एवं वृक्ष आवरण मतलब कुल वन क्षेत्रफल, इसको देखते हैं। अब कितना हमारा 25.17, जो कि था पहले कितना 24.62। अब 2025 में हम उम्मीद करेंगे कि ये 26 पार कर लिया रहे। अच्छा लगेगा देख करके, बोलो हाँ कि ना। तो वृद्धि तो होते हुए दिख रही है हमको। चलो तो देखते हैं हम लोग वृद्धि में। झाड़ियां क्या है भाई, तो अभी है 1.33%, और पहले कितने थे, मतलब झाड़ियों में कमी आई है। कितना कमी आ गया भाई, पहले था 46,539, अब कितना हो गया, 43,623। ठीक है, स्क्रब्स में कमी, सब में यहां पर वृद्धि, ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर, ट्री हमारा क्या या फॉरेस्ट एरिया सब बढ़ा है। क्या कमी हुआ है, स्क्रब। किसमें कमी हुई भाई, स्क्रब में। गैर वन वाले क्षेत्र जो है, अब गैर वन वाले क्षेत्र जाहिर सी बात है ये कमी तो आएगी भाई। यहां पर वृद्धि दिख रही है तो इसमें क्या दिखाई देगा भाई, कमी। ठीक है बात। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वो तो उतना ही रहेगा ना। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल थोड़ी चेंज होने वाला है। हाँ, हमने अपने डेटा में शामिल कर लिया, ISFR में पहले से हमने शामिल कर लिया, 2019 से शामिल कर लिया एक्चुअल में। किसको, हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र को, या POK वाले क्षेत्र को कहना चाहिए उधर का। तो 32,87,469 हमको ध्यान में रखना है। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है बात। ये है हमारा क्या, ISFR रिपोर्ट। पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है आपको 400-500 पेज का दिखता है, उतना आपको रीड आउट नहीं करना है। जितना अभी मैं PPT में आपको बताया या आपके बुक में दिया हुआ है, इतनी बातें आप लोग को याद रखनी है। कर लोगे याद, बोलो हाँ कि ना। कल मैं पहले ये पूछूंगा, उसके बाद हम आगे क्लास चालू करेंगे। ठीक है, कल ये डेटा पूछूंगा। मैं डेटा थोड़ा फास्ट बताया, समय की कमी के कारण ये दो अलग अलग वीडियो पार्ट ना हो जाए करके मैं थोड़ा फास्ट कर दिया था बीच में। लेकिन अब आप लोग उसको इत्मीनान से घर जाके मैप बना बना के पढ़ोगे। ठीक वैसी मैप बनाना जैसे हम लोग चैप्टर 1 में बनाया करते थे। क्लियर है बात। पहला टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, कि शब्दावली समझ में आ जाए। आ गया ना सब समझ में। दूसरा टारगेट, सारे क्रमानुसार राज्य याद करेंगे। तीसरी बात, फिर हम लोग परसेंटेज याद करेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम लोग एक एक क्षेत्रफल को गौर करेंगे। एक ही बार में सब याद हो जाएगा ऐसा नहीं है, पहले राज्यों को याद करो यार, पहले बैठ के। क्लियर है बात, ठीक है, चलो भाई।